बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जहाँ हमने 3 टाइप्स हमने पढ़ ली थी। जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी वो है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम ये 3 पढ़ेंगे। आओ बोर्ड की तरफ इनकी डेफिनेशन करते हैं और इनकी मिसालें देकर इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है। Emphatic pronouns is used to emphasize. Emphatic pronoun is used to emphasize. ठीक है। Emphasized when it's unusual and different. When it's unusual and different, मतलब यह है एम्फेसाइज का कि किसी बात पर जोर देना। जब किसी सेंटेंस में ऐसा अल्फाज आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए कि वो किसी बात पर जोर देता है, तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। एग्जाम्पल दे के बाद समझते हैं। एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड। ठीक है। दैट इट इज रॉन्ग। दैट इट इज रॉन्ग। ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है तो मतलब ये बात में वज़न है, ज़ोर है कि वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जो बात कहेगा उसमें वज़न होगा, ज़ोर होगा। इसलिए इस जुमले को एम्फेटिक प्रोनाउन, यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है असल में वो है हिमसेल्फ। अच्छा, पहले तो मैं ये बताना भूल गया कि इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में कौन कौन से अल्फाज आते हैं। तो नोट है कि सेम वर्ड्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज इन एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जांपल, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। मतलब जो अल्फाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हुए हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ के साथ हर सेल्फ, इटसेल्फ, itself, ourselves, yourselves, ठीक है, जमा, और themselves। एक और एग्जांपल दे के बात को समझते हैं इसकी। दूसरी एग्जांपल ये है कि द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ हेयर द केस। ठीक है। द चीफ जस्टिस himself hear the case। चीफ जस्टिस ने खुद केस सुना था। ठीक है। तो इसका मतलब चीफ जस्टिस है भाई, वो बड़े ओहदे पर है, तो इसलिए वो जो भी बात करेगा, जो भी काम करेगा उसमें वज़न होगा। तो ये है यहाँ पे जो हिमसेल्फ इस्तेमाल हुआ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अब आगे जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव
मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, ताल्लुक़ बनाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो भी एक ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स होंगे जो ताल्लुकात बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस के दरमियान देखते हैं कैसे ताल्लुकात बनाते हैं वो। पहले तो डेफिनेशन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्लास, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस अ क्लास। अब यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन करेंगे फिर हम। दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ठीक है। मतलब कि ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करता है एक क्लास को। क्लास, पहले क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। A group of words that contain a subject, and predicate, ठीक है, predicate। अब predicate को भी डिफाइन करते हैं। predicate something tell about subject। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन समझो, फिर हम एग्जांपल देते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? इंट्रोड्यूसेस अ क्लास दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एक क्लास को इंट्रोड्यूस करता है जो एक नाउन को डिस्क्राइब्स करता है मजीद। अब क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास एक ऐसा जुमला होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक जुमला ही बनता है जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो अमल बंदा जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो उसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं अली क्रिकेट खेल रहा है, तो हम अली जो है वो सब्जेक्ट है और क्रिकेट खेल रहा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट भी समझ में आ गया, क्लास भी समझ में आ गया, जो सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट जिसमें ये दो चीज़ें हों उसको हम क्लास कहते हैं। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के जो अल्फाज हैं वो यहाँ लिखते हैं, वर्ड्स जो हैं, ठीक है। वो हैं हु, विच, दैट, whom, ठीक है, और whose। 1 2 3 4 5, ये 5 अल्फाज जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के हैं, ठीक है। हु, विच, दैट, हु, होम और हुज। अब सेंटेंस देखते हैं हु के बारे में, ठीक है। और अच्छा, एक बात और है कि इसको मैं रब करता हूँ, बात ज़रा लंबी है। अब इनका एक एक जुमला बनाते हैं, और हाँ, आपने नोट्स अपने ज़रूर बनाने हैं ताकि आप बाद में इसको आसानी के साथ रिवाइज कर सके, ठीक है। अच्छा, अब हु कब किसके लिए इस्तेमाल होता है? हु इस्तेमाल होता है प्यूपल, ठीक है, ओनली प्यूपल। अब इसका एक जुमला बनाते हैं, ठीक है। जुमला यह है कि द लिटिल बॉय रन टू हिज फादर, ठीक है। द लिटिल बॉय रन, ठीक है, या रैन टू हिज फादर, ठीक है। हु जस्ट केम होम, हु जस्ट केम
होम। ठीक है, यहाँ पे हु इस्तेमाल हो गया है। अब जुमला बनाते हैं विच के बारे में। विच किसके लिए इस्तेमाल होता है? विच होता है थिंग्स प्लस एनिमल्स। ठीक है, थिंग्स प्लस एनिमल्स। जब इन दोनों के बारे में कुछ बोलेगा रिलेटिव प्रोनाउन तो विच हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि धिकार, धिकार, कार क्या है? एक चीज है, थिंक है। ठीक है, धिकार विच, कौन सी कार? विच आई ड्राइव, जो मैं चलाता हूँ। ठीक है, या दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम योर शॉप। या आप नोट कर ले, मैंने पढ़ लिया है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि विच से पहले प्रीपोजिशन हम भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर बात को समझ आएगी। प्रीपोजिशन प्लस विच। अब इसका एक सेंटेंस लिखते हैं। दिस इज द प्लेस। ठीक है, दिस इज द प्लेस at which I found the money. I found the money. यहाँ पे एट लग गया। ठीक है, विच से पहले। तो अब डेट, डेट रह गया है। डेट हम करते हैं। डेट कहाँ इस्तेमाल होता है? डेट। ठीक है, एक जुमला बनाते हैं। और हाँ, डेट किसके लिए इस्तेमाल होता है? डेट इन तीनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल प्लस थिंग्स प्लस एनिमल, इन तीनों के लिए हम डेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी है। चलो कंटिन्यू करते हैं। थिंग्स प्लस एनिमल। तो सेंटेंस हम बना रहे थे। अली इज द ओनली बॉय हु नोज द ट्रुथ। ठीक है, हु हम इस्तेमाल कर, अब इसकी जगह हम डेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अली इज द ओनली बॉय डेड नोज द ट्रुथ। ठीक है, डेड तीनों की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अली इज द ओनली बॉय that knows the truth। यानी अली सिर्फ वही लड़का है जो सच जानता है। यहाँ पे हम हूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेड पीपल, थिंग्स और एनिमल तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके आगे है हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपने नोट कर लेना है और फिर आपने इसको रिवाइज भी करना है। हूम इट इज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु। ठीक है, एग्जांपल द मैन विद होम आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब भाई आगे आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमने कर लिया है और ये भी हमने कर लिया है। अब आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन इस तरह है। A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far। यानी प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव जो रिप्रेजेंट करता है एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है और क्या शो करता है? उसकी पोजीशन भी शो करता है। ठीक है, कि वो हमसे दूर है, नज़दीक है, और टाइम के मुतालिक भी बताता है कि ये किस टाइम का जिक्र है।
तो आओ हम डिफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल दे के बात को समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, इट इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, यानी प्रोनाउन इस्तेमाल किया है इट इज़ अ प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं, प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोनाउन that represents a noun and expresses its position as near or far, including time। अब सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको ज़ुबानी बताऊँगा और आपने नोट डाउन करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो मैं भी नोट्स से पढ़ाता हूँ आपको, मुझे ज़ुबानी नहीं आता है, तो इसलिए नोट्स इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने नोट्स हों तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि इंसान जो चीज़ लिखता है तो वो फिर उसकी लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है, वो भूलता नहीं है। तो मैं आपको दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ कि अपने नोट्स बना दीजिएगा। अच्छा, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में, ज़रा उर्दू में इसको कन्वर्ट करते हैं कि इट इज़ अ प्रोनाउन डेट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ये एक प्रोनाउन है, एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्सप्रेस इस पोजीशन एज नियर फॉर इंक्लूडिंग टाइम, और उस नाउन की पोजीशन भी हमें बताता है कि वो हमारे करीब है, हमसे दूर है, और उसके टाइम के मुतालिक भी बताता है। हम दो सेंटेंस लिखेंगे या तीन, एक नज़दीक के बारे में, एक दूर के बारे में, और एक टाइम के बारे में। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें आता है दिस, ठीक है, इसके साथ आता है दीज, इसके बाद आता है डेट, और फिर दोज। ये चार ही अल्फाज हैं। अच्छा, अब दिस, ठीक है, दिस कब इस्तेमाल होता है? यूज टू सिंगल पर्सन थिंग हु क्लोज टू अस, नियर टू अस। ठीक है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारे नज़दीक हो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? दिस। और दीज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे नज़दीक हो। और डेट सिंगुलर के इस्तेमाल होता है लेकिन हमसे दूर हो। दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, हमसे दूर हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसकी एक दो एग्जांपल दे देते हैं, एक दिस की, एक दोज के। तो दिस की एग्जांपल है दिस इज़ माई पेन। ठीक है, मेरे पास है, दिस इज़ माई पेन। अब जो चीज़ हमसे दूर है लेकिन प्लूरल में हो, मतलब दोज आर माई फ्रेंड। ठीक है, दोज आर माई फ्रेंड। अच्छा, अब एक एग्जांपल टाइम की दे देते हैं। ठीक है, दिस पिज्ज़ा इज वेरी डिलीशियस। ठीक है, यहाँ पे दिस पिज्ज़ा इज वेरी डिलीशियस। ठीक है, ये ठीक सेंटेंस है। अब डेट पिज्ज़ा वाज वेरी नाइस। अब लिखते हैं डेट पिज्ज़ा वाज वेरी नाइस, ये भी ठीक है। अब देखो, डेट पिज्ज़ा वाज वेरी नाइस, जब पास में बात आ जाए तो हमने डेट यूज करना है, ये टाइम है। ठीक है, और जब प्रेजेंट और नियर फ्यूचर में बात आ जाए तो हमने दिस इस्तेमाल करना है, ये टाइम की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस पिज़्ज़ा वाज वेरी नाइस, ये एक गलत जुमला होगा टाइम के मुतालिक। ठीक है,
तो अच्छा, दिस का एक और इस्तेमाल भी है, ये इंट्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर साजिद, दिस इज़ मुराद, कि बंदा एक बंदे को कहता है कि फ़लाने, दिस इज़ फ़लाना। सही है। अच्छा, तो इसके साथ हमने आज का अपना टॉपिक कवर कर दिया है। हमने 3 प्रोनाउन आज पढ़े। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने एम्पेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेक्चर नंबर 8 हमारा आज मुकम्मल हुआ। हमने डेफिनेशन की, फिर उसको उर्दू में समझा, फिर उसकी मिसालें दे के बात को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने नोट्स बनाए हुए होंगे। पिछले जितने भी लेक्चर हैं, मेरे 7 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं। अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर नया है तो मैं ये उससे गुजारिश करता हूँ, एडवाइस करता हूँ उसको कि वो पहले जाकर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और तरतीब से वीडियोस देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बुनियाद है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको पढ़ाना शुरू किया है। इसके बाद इंशाल्लाह टेंसेस भी करेंगे, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस भी करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करेंगे, और जो ग्रामर में आता है सेंटेंस की डिफिनेशन, क्लॉज की डिफिनेशन, और वो सारा तरतीब वाइज हम पढ़ेंगे ग्रामर में इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं अपनी पहली वीडियो में, मतलब पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ कि चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो वक्त पे मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। तो अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।